नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन C5H12। अब बच्चों C5H12 क्या बताइए, पेंटेन है ना, एल्केन के फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, चेक कर लो। CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। ओके, CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। आप चेक भी कर सकते हो, एन की वैल्यू 5 रखोगे, 2 5 10 + 2 12, तो C5H12। बस अब पेंटेन का स्ट्रक्चर बच्चों बना लीजिए, और इसने हमसे पूछा हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड, और टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने उसको आप काउंट कर लीजिए। तो पेंटेन का स्ट्रक्चर बच्चों बना लीजिए पहले। 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं इसमें। पेंटेन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दो। ठीक है, इसका एक बॉन्ड हो चुका, 2 3 4, करेक्ट। इसका 2 3 4, 2 3 4, 2 हो चुके हैं, 4 3 4, 2 हो चुके हैं, 3 4, और ये देखिए ये 3 बॉन्ड बनाएगा। और सब जगह आप क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन लगा दोगे। ये देखिए इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आपको बहुत सावधानी से आंसर देना है, याद नहीं करना है, रट के नहीं जाना है ना, सवाल तो कुछ भी पूछ लेगा। स्ट्रक्चर बना लो। ठीक, अब बॉन्ड बच्चे काउंट कर लो, इसके कितने हो जाएंगे, चेक कर लीजिए। 1 2, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आंसर बच्चों कितना आ गया बताइए, कितने बॉन्ड हो गए इसके कोवेलेंट बॉन्ड, 16 कोवेलेंट बॉन्ड, 16। ठीक है, 16। चलो, कह रहा है नेम द सिंपलेस्ट कीटोन। बच्चों देखो सिंपलेस्ट कीटोन ना, अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम में फालतू सवाल पूछ रहे हैं लोग। सिंपलेस्ट कीटोन का मतलब होता है जो कीटोन फैमिली में, यानी कीटोन होमोलोगस सीरीज में जो पहला मेंबर आता है उसको सिंपलेस्ट कीटोन बोलते हैं। जब भी वो सिंपलेस्ट कीटोन बोल दे, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड बोल दे, सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दे, तो आपको फर्स्ट मेंबर बताना है। कौन सा बताना है, फर्स्ट। जब भी सिंपलेस्ट शब्द का यूज करेगा तो समझ जाना उस होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर बताना है। अब बच्चों क्या आपको कीटोन का फर्स्ट मेंबर नहीं पता है, याद करिए। हाँ हाँ, तो फिर C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, इधर से एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, इधर CH3 चिपका देंगे, इधर ये लीजिए। तो क्या बन गया बच्चों आपका CH3CO CH3 प्रोपेनॉन। नाम भी लिख देना इसका, प्रोपेनॉन। तो सारा ये सब हमारा हो चुका है, ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, नाम भी और स्ट्रक्चर सब कुछ आपको पता है। सिंपलेस्ट कीटोन इज प्रोपेनॉन, और देखो यहाँ एसीटोन लिखा हुआ है, तो बच्चों ध्यान दे जरा, देखिए एसीटोन ना इसका कॉमन नेम है, प्रोपेनॉन का कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। देखो ये भी एक अच्छा सवाल है, मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा सवाल सर कैसे बन गया, सवाल सुनिए बच्चों। देखिए कितना बढ़िया सवाल बन गया एग्जाम के लिए, पता है। वो आपसे ये नहीं बोलेगा एग्जाम में कि प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बनाओ, सुन रहे हो, देखो कैसे कंफ्यूज कर देगा तुम्हें। सब बच्चे ध्यान कर लें, वो तुमसे अगर प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा भाई, तब तो तुम पहचान ही जाओगे ना। कभी कभी वो क्या करता है, ध्यान से सुनो बच्चों, वो प्रोपेनॉन का कॉमन नेम बताता है। प्रोपेनॉन क्या है, IUPAC नेम है, ठीक। और प्रोपेनॉन का कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। तो तुमसे ये नहीं बोलेगा प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बनाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तुमसे बोलेगा एसीटोन का बनाओ। अब एसीटोन ही नहीं पता तुम्हें तो इसलिए ध्यान से सुन लो, एसीटोन ही तुम्हारा प्रोपेनॉन है। समझ गए सब लोग कि नहीं, बताइए। ठीक है ना, तो एसीटोन ही तुम्हारा क्या है, प्रोपेनॉन। अगर वो एसीटोन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ ले या एसीटोन का स्ट्रक्चर पूछ ले, तो प्रोपेन को बना के आना। समझ गए होगे सब लोग। तो एसीटोन ही तुम्हारा क्या है, याद रखेंगे भाई, ये तो अच्छा क्वेश्चन बन गया। एसीटोन ही तुम्हारा क्या है, प्रोपेनॉन है। ठीक है, तो ये सीखा तुमने इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ो, कह रहा व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CH3COH। अब बच्चों बताइए, CH3COH का IUPAC नेम तो क्या है, एथेनोइक एसिड, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। याद है बच्चों, इसका कॉमन नेम क्या होता है, भूल चुके हो क्या। इसका कॉमन नेम क्या है, बहुत आसान है, एसिटिक एसिड। और कहाँ मिलता है ये, क्या नाम है, विनेगर में पाया जाता है। ठीक है ना, हाँ, तो इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड लिख के आना, विनेगर मत लिख के आना, ठीक। तो ये हो गया एसिटिक एसिड, हो गया इसका CN मतलब कॉमन नेम। और अगर आपको इसका IUPAC नेम लिखना है बच्चों, तो IUPAC नेम 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक है, लेकिन उसने कॉमन नेम पूछा तो एसिटिक एसिड। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। कह रहा बच्चों नेम द गैस इवॉल्व व्हेन एथेनोइक एसिड इज एडेड टू द सोडियम कार्बोनेट। हाँ, अब ये अच्छा सवाल है बच्चों, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, बस गैस का नाम उसने पूछा है, लेकिन आपको रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए मैं फटाफट आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूं यहाँ पर। तो बच्चों किसकी रिएक्शन किससे करानी है, चेक कर लेंगे बच्चे। नेम द गैस इवॉल्व व्हेन एथेनोइक एसिड। तो बच्चों एथेनोइक एसिड तो आपको पता ही है, ये लीजिए क्या होता है आपका CH3COOH, है ना। और इस गैस को पास कराया इसने सोडियम कार्बोनेट में। अब देखो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जिन बच्चों को नहीं पता है सुन लो ध्यान से। सोडियम के ऊपर क्या होता है तुम्हारा 1+ चार्ज, है ना, और कार्बोनेट के ऊपर होता है CO3 2-। ये लो 1 इधर जाएगा 2 इधर आएगा, तो आंसर क्या आएगा, Na2CO3। ये लीजिए, ये सोडियम कार्बोनेट है, तो बच्चों Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा क्या बनता है, मैंने आपको पढ़ाया जब भी कार्बोनेट होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकाल ही दो पहले आप, ठीक है ना। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो फटाफट निकाल ही दो आप, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट है ना, तो कार्बोनेट जब भी होगा तो CO2 गैस निकलेगी। और सुनो बच्चों, ये सोडियम क्या है, मेटल, मेटल का कार्बोनेट हो और चाहे मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वो बेसिक इन नेचर होता है। तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक इन नेचर, और ये तो एसिड है ही, ये तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, यानी कि सॉल्ट और वाटर भी बनेगा। अब बताओ
कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट कैसे बनाते हैं, इस H को हटा के क्या लगा देते हैं, सोडियम Na, है ना। तो सॉल्ट बन गया क्या, CH3COO Na, ये लो ये सॉल्ट बन गया, नाम क्या है इसका, सोडियम एसिटेट, नाम क्या है, सोडियम एसिटेट। ठीक, और साथ में ये बना सॉल्ट, ये बना क्या, सॉल्ट, नाम क्या है, सोडियम एसिटेट, और साथ में निकलेगा पानी, वाटर। सुन लो बच्चों, जब आप सोडियम कार्बोनेट से कराओगे तो इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करने की जरूरत है है लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओगे तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। यहां पर कैसे बैलेंस करने की जरूरत है, चेक करो। यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक, जिससे सोडियम 2 जाए, यहाँ से CH3COO डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ 2 लगा देंगे तो CH3COO बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद CO2 निकल गई है, ठीक, और H2O भी निकल गया है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, ये अब आपकी बैलेंस हो गई होगी, चेक कर लीजिएगा। अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, क्लास में आपको बताया, ठीक है ना। इस सोडियम को बस बैलेंस किया जाता है यहाँ 2 लगा के, तो उससे ये वाली यूनिट डिस्टर्ब हो जाती है। CH3COO को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगा देंगे, बाकी सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक एरो लगा दोगे, यानी कि CO2 गैस निकल रही है। तो कौन सी गैस निकलती है, यहाँ पर हमसे पूछा था बस कौन सी गैस निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। थोड़ा सा और आपको यहाँ यहीं पे याद दिला दूं बच्चों, एक और रिएक्शन आपने पढ़ी थी एसिटिक एसिड की, याद है किसके साथ, याद है, वो पढ़ा था आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, NaHCO3 के साथ। तो वहां पर भी यही सब कुछ बनता था, मैंने आपको बताया था मेटल का कार्बोनेट हो, मेटल कौन है यहाँ, सोडियम, सोडियम का कार्बोनेट हो चाहे सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों बेसिक होते हैं। तो दोनों बेस है, तो एसिड से करेंगे तो सॉल्ट और वाटर तो बनेगा, यानी कि यही सब बनेगा, लेकिन बैलेंस नहीं करना है इस बार आपको। CH3COO Na और प्लस CO2 और प्लस वाटर, चेक कर लीजिए, अब ऑलरेडी ये बैलेंस होती है, ठीक है ना। और आपको याद है बच्चों, यही वाली जो रिएक्शन है, ये वाली जो नीचे वाली जो रिएक्शन है, ये वाली, ये किसका टेस्ट है, मतलब इसकी हेल्प से हम किसको डिस्टिंग्विश करते हैं, किसको डिफरेंशिएट करते हैं, याद है, एसिटिक एसिड को और एल्कोहल को। हाँ, तो एथेनोइक एसिड को और अल्कोहल को, C2H5OH जो होता है आपका अल्कोहल इथेनॉल, वो इस रिएक्शन को नहीं दिखाता है, ये हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, बार बार रिवाइज करा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपका एथेनोइक एसिड इस रिएक्शन को शो करेगा, किस रिएक्शन को, CO2 गैस निकलेगी, और CO2 गैस को, निकलती हुई गैस ब्रिस्क एफिवेसेंस के साथ निकलती, बुदबुदाहट की आवाज के साथ, और इस गैस को अगर आप लाइम वाटर में पास करोगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। बस अब आगे बढ़ो जरा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आओगे तो आपको मिलेगा, कह रहा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। अब ये मैं नहीं करा रहा हूं, आपको कई बार पढ़ चुके हो। बताओ, इथेनॉल को लोगे, ठीक, और इसके साथ लगाओगे हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पे, याद है, तो क्या होता है बच्चों, याद है, वाटर निकल जाता है यहां से, तो क्या बनती, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर हो जाएगा बाहर। तो ये हम आपको करके दिखा भी चुके हैं, आगे बढ़िए। नाउ बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाई इथेनॉल इज यूज इन मेकिंग ऑफ टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक एटसेट्रा। अब बच्चों ये एक अच्छा सवाल है एग्जाम के लिए, इसको आप लोग याद करें, इसकी लैंग्वेज क्या लिखनी है। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, जो आपका अल्कोहल होता है यानी कि इथेनॉल होता है, ठीक है, जो इथेनॉल होता है C2H5OH, इसका यूज दवाइयां बनाने में करते हैं हम, कैसी मेडिसिन, आपका जैसे टिंक्चर आयोडीन हो गया जो कि एंटीसेप्टिक होता है ना, जैसे इन्फेक्शन नहीं होता है, कफ सिरप हो गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो एंटीबायोटिक टॉनिक्स होती हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज इसलिए किया जाता है। थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो फंगाई होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, क्या करता है ये थोड़ा लैंग्वेज इसको पढ़ लेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करिए जरा। जो उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है, किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि जो फंगाई होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन, इतना तो आप लोग बायोलॉजी पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो लिपिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है बच्चों, वो लिपिड से मिलकर बनी होती है, वो लिपिड नामक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है। और इथेनॉल, अब मैंने आपको पढ़ाया था, देखो लिपिड क्या एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल होंगे लिपिड में, है ना, और इथेनॉल भी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाता है, तो वही चीज है। इथेनॉल क्या करेगा, इथेनॉल इज अ सॉल्वेंट, इथेनॉल यहाँ सॉल्वेंट जैसा काम करेगा और इजिली किसको डिसॉल्व कर लेगा, लिपिड को। फिर से सुन लो ध्यान से, लिपिड क्या है तुम्हारा, लिपिड क्या है यहाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होता है, नॉन पोलर, सही है। तो ये वाला जो लिपिड होगा आपका, ये लिपिड होगा आपका क्या, लिपिड होगा आपका नॉन पोलर, और इथेनॉल भी कैसा आपका, नॉन पोलर, सही बच्चों। अब बताओ, हाँ क्या होगा बताइए, जब आपको कहीं चोट वोट लग गई तो इन्फेक्शन ना हो वहां पर, उसके लिए हमने क्या किया, वहां हमने टिंक्चर ऑफ आयोडीन लगा दिया जिसमें अल्कोहल का यूज किया गया है। अब अल्कोहल क्या करेगा बताओ, जैसे ही बैक्टीरिया वहां ग्रो करने लगेगा, है ना, तो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में मौजूद लिपिड को वो अपने अंदर सॉल्यूबल कर लेगा, ठीक है,
डिजॉल्व कर लेगा। अब बताओ बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाएगा, उसकी लाइफ साइकिल टूट जाएगी, तो इस तरीके से इन्फेक्शन नहीं होगा, है ना। और कफ सिरप में भी इसीलिए हम इसका यूज करते हैं, वही है, इन्फेक्शन ना हो, ठीक है ना। और जो भी दुनिया भर की दवाइयां बनाई जाती होंगी। तो बच्चों ये लैंग्वेज आपको यहाँ पर यूज करनी है, याद करनी है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन में। फिर से पढ़िए, इथेनॉल इज अ सॉल्वेंट used to make tincture of iodine because the cell membrane of microorganism is made up of lipids, and ethanol is a solvent which can dissolve the lipid of microorganisms या lipid of cell membranes easily and kill the microorganism that may be pathogenic. okay, तो उन सभी, अब ये सब पैथोजेनिक लिखो आप, चाहे ना लिखो, पैथोजेनिक मतलब वो आपकी बॉडी में रहता है, तो सब डिफरेंट चीजें हैं, छोड़ो उसको, आप सब लिखो चाहे ना लिखो, बस अब मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी। अगला सवाल बच्चों कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन मेकिंग इथीन फ्रॉम इथेनॉल। अब बताओ बच्चों, इथेनॉल से इथीन जब तुम बनाते हो, जो लास्ट रिएक्शन आपने पढ़ी थी यहाँ पे, ये देखिए, इथेनॉल से जब तुमने क्या बनाई, इथीन, तो बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है यहाँ पर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, याद है, डिहाइड्रेटिंग मतलब जो वाटर को निकाल देता है, ठीक। तो यही सवाल इसने पूछा था, आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिएगा बच्चों, है ना। कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज इट रिमूव्स द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इथेनॉल एंड ऑल्सो कैटेलाइज द रिएक्शन एंड कन्वर्ट। अच्छा ये सब नहीं लिखना है, बस आपको ये कैटेलाइज वर्टलाइज ये सब नहीं लिखना है, फालतू चीजें हैं सब, ठीक। आपको बस इतना लिखना है क्या, कि ये कैसा काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके आगे बढ़िए, कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न्स विद सूटी फ्लेम। अब बच्चों कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें सूटी फ्लेम निकलती है, सूटी फ्लेम मतलब धुएंदार फ्लेम निकलती है, धुएंदार, जब आप उसको जलाते हो तो येलो और सूटी फ्लेम निकलती है, येलो कलर की लाइट निकलती है, येलो इन्होंने बोला नहीं है, सूटी फ्लेम निकलती। तो सूटी फ्लेम कहाँ निकलती, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, याद है, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहां प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो वो कह रहा है बताओ ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो जवाब है ये अनसैचुरेटेड है। अब उसने कहा आगे जस्टिफाई भी करो भाई, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो कि सूटी फ्लेम क्यों निकलती, तो जवाब है जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, तो वहां इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, अब देखो यहां पर बच्चों कुछ बात लिखी हुई, उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कह रहा है इट इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड बिकॉज दे हैव मोर कार्बन। अब ये क्या बात कर दी इसने, थोड़ा समझिएगा जरा, दे हैव मोर कार्बन, ध्यान से चेक करो बच्चों। यहां पर देखिए, मान लो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। देखिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर आप दो कार्बन का क्या लोगे बच्चों, ये देखिए, अगर आप दो कार्बन का एल्केन लोगे, ठीक, ये दो कार्बन का एल्केन है इथेन, सही है बच्चों। और यहीं पर अगर आप दो कार्बन का एल्कीन ले लोगे, यानी कि इथीन ले लोगे, जरा ध्यान दीजिएगा क्या बात लिखी है आपकी किताब में भी, आपने कभी पढ़ा होगा, यहां पर भी आप देख लो बच्चों। ये देखिए, दो कार्बन का ये एल्केन है, ये एल्केन है, इथेन एल्केन है ना बच्चों, सैचुरेटेड है, ठीक है। और ये दो कार्बन का एल्कीन है, ठीक है, यानी कि इथीन है। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, ये कैसा है तुम्हारा, सैचुरेटेड है, सही है। ये कैसा है, सैचुरेटेड है। अगर इसको बर्न करोगे तो कैसा फ्लेम मिलेगा, ब्लू फ्लेम, याद है, सैचुरेटेड वाले को बर्न करने पर ब्लू फ्लेम मिलता है, नॉन सूटी, यहां धुआं नहीं निकलता है। इसमें क्या होगा, अगर एल्कीन को बर्न करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, येलो सूटी फ्लेम मिलेगा, येलो सूटी फ्लेम मिलेगा। अब जरा ध्यान दे बच्चे, यहां पर कार्बन का परसेंटेज निकालिए, यहां पर भी, आइए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। क्या आपको परसेंटेज निकालना आता है बच्चों, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, ध्यान से चेक करो, कितने कार्बन के एटम है, एक दो, तो जितने कार्बन के एटम है उसको ऊपर रखो और नीचे टोटल एटम रखो। कितने टोटल एटम, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, चेक कर लो बच्चों, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक। तो नीचे 8 रखा और इंटू 100 कर दिया, ठीक है बच्चों। सॉल्व करिए जरा, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और यहां आएगा 25, ठीक है, 2 से 2 कटा 25%। अब बताइए कार्बन की परसेंटेज कितनी है इस कंपाउंड में, 25% कार्बन है। अब यहां पे निकालो जरा कितना परसेंट कार्बन है, यहां पे परसेंटेज कार्बन निकालो जरा, किसमें, अनसैचुरेटेड में, ठीक है। मतलब उतने ही कार्बन का एल्केन लिया और उतने ही कार्बन का एल्कीन ले लिया, दो कार्बन का एल्केन दो कार्बन का एल्कीन ले लिया, तो यहां परसेंटेज ऑफ कार्बन यदि आप निकालोगे तो कितना आ रहा है, चेक कर लीजिए बच्चों ध्यान से। यहां पर देखिए बच्चों कितने कार्बन है, दो कार्बन, तो ऊपर रखोगे दो, नीचे टोटल नंबर ऑफ एटम एक दो तीन चार पांच छह, 2/6 इंटू 100 करो बच्चों, तो परसेंटेज आ जाएगी, सही है। सॉल्व करिए बच्चों, हाँ, दो का दो, दो तिरिक 6, 3 और यहाँ 33.33 आ जाएगा। कितना आ रहा है बच्चों परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें, बताइए,
33%। सही है। अब बताओ किसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा है, बताओ अनसैचुरेटेड में। सही है। तो अनसैचुरेटेड में परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होने की वजह से बच्चों इसको भाई अगर कार्बन की मात्रा यदि ज्यादा है तो भाई ऑक्सीजन भी तो ज्यादा चाहिए ना उसको कंबशन के लिए अच्छे तरीके से। ठीक है। तो बात समझो, खुली हवा में अगर इसको रख दोगे, किसको, एल्केन को, तो भैया इसमें कार्बन की मात्रा कम है, इसको ठीक ठाक ऑक्सीजन मिल जाएगी। कहां से? एयर से। तो इसका होगा कंप्लीट कंबशन एल्केन का। ठीक। ओके। और ध्यान से सुनो, अगर आप क्या करोगे, एल्कीन को रखोगे खुली हवा में बच्चों, तो इसको इसको उतना ऑक्सीजन, भाई हवा में जितना ऑक्सीजन है उतना ही है ना, फिक्स है वो तो। ठीक है। तो अब कार्बन यहां ज्यादा होने की वजह से इसको अच्छे से ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पाता है, तो इसका होगा इनकम्प्लीट कंबशन। समझ गए पूरी कहानी? बताओ इसका होगा क्या? इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए यहां येलो सूटी फ्लेम निकलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आपने इसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया तो इसकी भी फ्लेम ब्लू कलर की हो जाएगी। लेकिन जनरली एयर के प्रेजेंस में इसमें कार्बन का मात्रा ज्यादा होने के कारण ये येलो सूटी फ्लेम के साथ बर्न करता है। अब सुनो, इतनी कहानी मैंने इसलिए बताई ताकि आज के बाद तुम भूल ना जाना, क्योंकि उसने पूछा था आपसे सवाल में, उसने पूछा था कि भैया एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो। तो जस्टिफाई करने के लिए तुम्हें ये बात बतानी पड़ेगी क्या, कि अनसैचुरेटेड कार्बन बिकॉज दे हैव मोर कार्बन परसेंटेज बोल सकते हो तुम। ओके। और यहां पर एक एग्जांपल भी तुम देख सकते हो। समझ गए ये वाला? कोई डाउट है बताइए? हाँ कर लीजिए जरा। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ओके। सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का आपको क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो बच्चों इसके लिए आपको एक बात बताना चाहिए, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन। नीचे लिखा रहता है 7, ऊपर 14। ये होता है इसका एटॉमिक नंबर। ध्यान से सुन लीजिए, नीचे जो लिखा रहता है वो होता है उसका क्या? एटॉमिक नंबर। ठीक। और ऊपर लिखा रहता है मास नंबर। सही है। अब ध्यान से सुनिए, जो एटॉमिक नंबर होता है वही किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। सुन लीजिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। यानी कि आपको इससे मास नंबर से मतलब नहीं है। अगर हम आपसे पूछो कि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जवाब है 7। बस आप 7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लीजिए, कहानी आपको पता चल जाएगी। और एक बात और आपको पता करनी चाहिए, क्या, कि नाइट्रोजन जब उसने बोला बच्चों, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में, अगर वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ना बोल के केवल नाइट्रोजन भी बोल देगा एग्जाम में, तो आप तुरंत समझ जाना नाइट्रोजन गैस अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यानी कि तुम्हें N2, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है N2। ठीक है। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना होता है। ठीक। तो तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे बनाओगे? कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं? 2। तो 2 नाइट्रोजन यहां बना लोगे, ये रहा 1, ये रहा 2। उसके बाद क्या करोगे? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे। अब 7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं? 2,5। ठीक। तो ध्यान से सुनो जरा, अब 2,5, और मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपको याद हो चाहे ना याद हो, मुझे याद है नहीं कि आपको याद है कि नहीं, मैंने आपको बताया है क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। कार्बन कितने बनाएगा? 4। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। और नाइट्रोजन मैंने आपको पढ़ाया कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो चालाकी करिए। क्या चालाकी करोगे आप? चालाकी ये करोगे, ध्यान से चेक करो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 5 है। तो 5 में से पहले इस नाइट्रोजन को देखो, 5 में से हम क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन सामने रखेंगे, 1 2 3 सामने, क्योंकि भाई 3 बॉन्ड बनने, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ये। ठीक। वैसे भी चेक कर लो, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। ठीक। तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो सामने रखोगे 3 और पीछे रखोगे 2। ठीक। और दूसरे वाले नाइट्रोजन को मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं, उसके इलेक्ट्रॉन्स को, इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन सामने रखोगे वैलेंस शेल के। टोटल कितने? 5 है ना वैलेंस शेल में, तो 5 में से 3 सामने और 2 पीछे रखोगे। ठीक है। अब चेक कर लो क्या हो जाएगा यहां से। देखो इसके 1 2 3 4 5 तो इसके खुद के, और 3 सामने से शेयर करेगा, तो 5 3 8 हो जाएंगे। तो ये लो ऐसे करके सर्कल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस नाइट्रोजन के 5 है और 3 सामने से शेयर होगा, तो इस तरीके से ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट। नाउ अब ध्यान दो जरा, ये नाइट्रोजन, बस यही इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। फिर भी अगर किसी ने बोल दिया बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बना दो, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों डॉट को जोड़ देंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों डॉट को जोड़ोगे तो दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इन दोनों डॉट को जोड़ोगे तो तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बस उसके बाद ये वाले जो बच गए इनको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, अगर आप दिखा दोगे तो मार्क्स भी नहीं कटेगा। यहां दिखाना हो तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, और चाहे तो ऐसे बना दो, ये हो गया इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बताइए कोई डाउट है? ठीक है।
और हाँ, अब यहीं पे नाइट्रोजन में एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि, ध्यान से सुनिए, बहुत सारे क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नाइट्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? 3। ठीक है। और अगला सवाल सुनो, आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन इनर्ट क्यों होती है? नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस होती है। इनर्ट का मतलब जो रिएक्शन ना करती हो। नाइट्रोजन जल्दी से रिएक्शन क्यों नहीं करती है? तो जवाब है, नाइट्रोजन में क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 बॉन्ड होते हैं और नाइट्रोजन का साइज भी काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से ये तीनों बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो इनको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो इनके मॉलिक्यूल जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर आपको रिएक्शन करवाना है तो आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर पे कराना होगा, ठीक है ना। और सुनिए, और यहां पर एक और सवाल पूछता था, शायद मैं भूल रहा हूं क्या। और क्या पूछता है भाई, और क्या पूछता है, एक सेकंड, हाँ सुनो ध्यान से, नाइट्रोजन कौन से नोबल गैस का नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेगा? ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो बच्चों, पहले नाइट्रोजन 2,5 था, ठीक। अब क्या हो जाएगा बताइए? 2,8 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद, है ना। तो ये बन जाएगा कैसा? नियॉन जैसा। तो नियॉन नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये गेन कर लेगा। नियॉन इसकी नियरेस्ट नोबल गैस है 2,8। आगे बढ़िए, कह रहा है बच्चों, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच पार्ट लार्जली डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बच्चों अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको देखी कल ही बच्चों एल्कोहल का फॉर्मूला, एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज मैंने बच्चों आपको दिखाई थी। एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूं आपको, जस्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, ठीक है, ये देखिए, इसमें OH लगा था, ये मीथेनॉल था, और फिर बच्चों आपके पास क्या था? इथेनॉल था, ठीक है, याद है, ठीक। और उसके बाद बच्चों आपके पास क्या था? प्रोपेनॉल था। 3 कार्बन का एल्कोहल था आपके पास, प्रोपेनॉल था, सही है। बच्चों इसमें मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है इसमें OH, ध्यान से चेक कर लीजिए, जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है OH OH OH, तो ये पोर्शन किसको दिखाता है बच्चों? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, यस और नो। और उसके बाद पीछे जो एल्काइल लगा हुआ है, देखिए ये CH3 है तो ये मिथाइल है, और ये C2H5 पीछे लगा है तो ये इथाइल है, और ये क्या है? प्रोपाइल है। उसके बाद ब्यूटाइल आता है, ठीक है। तो जो एल्काइल यानी कि पीछे जो कार्बन की चेन लगी, वो किसको बताती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज को। याद है आपको कि नहीं याद है बताइए, ठीक। तो बस यही है, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, एल्काइल पार्ट या कार्बन चेन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइन दिस फिजिकल प्रॉपर्टी, जो पीछे ये चेन निकल रही कार्बन की, ठीक है ना। अब हम बार बार थोड़ी ना बताएंगे, इतनी बार आपको बता चुके हैं, ठीक है बच्चों, ओके। वेयर एज द फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है OH, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है किसका? एल्कोहल का, ठीक। तो ये जो OH है किसको बताता है? आपका केमिकल प्रॉपर्टीज को, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन इज बर्न्ड इन एयर। ओके बच्चों, तो मीथेन को जब एयर में बर्न करोगे तो उसकी रिएक्शन यहां पर आपको लिख के यहां दिखानी पड़ेगी बच्चों, यहां से, ठीक है। तो कंबशन रिएक्शन होगी आपकी, ठीक है। तो क्या हो जाता है, याद करिए, मीथेन क्या एक तरीके का HC का मतलब हाइड्रोकार्बन है। तो बच्चों जब भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे, कौन कौन सी गैस निकलती है? पढ़ाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सॉरी कौन सी गैस निकलती? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर बनेगा, एनर्जी निकलेगी हीट और लाइट के फॉर्म में, ठीक। तो CH4 और प्लस O2 क्या बन जाएगा बच्चों? यहां से कोई भी हाइड्रोकार्बन एग्जाम में देगा, है ना। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालनी है, और वाटर निकालना है, और हीट और लाइट लिखना है, ठीक है ना। तो CO2 बच्चों यहां से निकल गई, और क्या निकल गया? H2O निकल गया, और साथ में आपको क्या लिखना है? हीट, और प्लस आपको लिखना है क्या? लाइट, ओके। हीट भी निकलती, लाइट भी निकलती। और ये इसका नेचर क्या होता है? एक्सोथर्मिक, ये मैंने आपको बताया हुआ है। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें हीट बाहर निकलेगी, इस रिएक्शन में हीट बाहर निकलेगी। बैलेंस कर लेंगे बच्चों, फटाफट चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस बच्चों कैसे करोगे? हाइड्रोजन कितने यहाँ? 4। तो 4 हाइड्रोजन करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ 2 लगा दिया S2 के आगे, ओके। तो 2 2 = 4। अब ऑक्सीजन 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4, ओके। तो 4 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ 2 लगा दोगे, 2 2 = 4, 1 कार्बन बैलेंस हो गई, ठीक, ओके। नाउ अब बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो आज की क्लास में आपने देखा है रिएक्शन मैंने कंप्लीट करी है, सबको पता है। CH3COH को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करोगे, याद है बच्चों क्या बनता था? याद करिए, हाँ हाँ, CH3CON H2O और CO2 बनता था, याद है। और ये रिएक्शन यूज होती है किसको डिस्टिंग्विश करने में? बताइए, एथनोइक एसिड को और एल्कोहल को, करेक्ट। एल्कोहल ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, एथनोइक एसिड दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बच्चों कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू, अब घिसा पेटा क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेना, ठीक है। इथेनॉल को एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा?
इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एथेनोइक एसिड बनेगा CH3COH। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखिए जरा, कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू इथीन गैस। ये भी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। जब ब्रोमीन वाटर को आप यूज करोगे किसके साथ, इथीन गैस के साथ। मतलब समझो बच्चों क्या किया, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे। ये एक टेस्ट ट्यूब ली, इस तरीके से समझिए जरा, ये एक टेस्ट, यही ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। ये टेस्ट ट्यूब ली और इसमें ब्रोमीन वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर कैसे बनाते हैं, तो जवाब है बच्चों, ब्रोमीन को ले लेते हैं और पानी में डिजोल्व कर लो, सॉल्यूशन जो बनेगा वो ब्रोमीन वाटर होगा। तो ये लो, ये ब्रोमीन वाटर है, ये इस तरीके से, इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन, अगर आपको दिख रहा हो तो ये ब्रोमीन वाटर है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके ऊपर से हम गैस पास करेंगे। कौन सी गैस पास करेंगे, चेक कर लीजिए, इथीन गैस, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहां से इथीन गैस इस तरीके से पास करी, ठीक। जैसे ही आप इसमें से इथीन गैस पास करोगे बच्चों, ध्यान से चेक कर लीजिए, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ठीक, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, ठीक। और प्लस जैसे इथीन गैस, ये इथीन गैस का मॉलिक्यूल है ना, C2H4, सही है ना, चेक कर लो। तो यहां से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं C2H4, ठीक है, ये यहां पर जाएंगे और अंदर क्या बैठा हुआ है, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स हैं। ब्रोमीन की मॉलिक्यूल की वजह से ही ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा है, ब्राउन है ना। तो जैसे ये गैस यहां से पास होगी, ये जो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, यहां एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। कौन सी रिएक्शन बच्चों, एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। बच्चों ध्यान से चेक करिए, होगा क्या, एडिशन रिएक्शन कौन से शो करते हैं, जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, याद है। और प्रोडक्ट आपके पास बच्चों यहां से क्या बनेगा, चेक कर लीजिए। यहां मैं नीचे प्रोडक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा सावधानी से लिखेंगे। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा। अब क्यों सर, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और सुनो, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे थे तो एक नीचे लगा दो, एक ऊपर लगा दो। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे थे, एक ऊपर लगा दोगे, एक नीचे लगा दोगे। और ये ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में कितने ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन। अब देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने से कार्बन की ये वाली और ये वाली वैलेंसी फ्री हो गई। तो एक ब्रोमीन यहां चिपका दोगे और एक ब्रोमीन यहां चिपका दोगे। यानी कि बच्चों ये जो इथीन है ये कर क्या रहा है, तो जवाब है ये ब्रोमीन, जब इथीन को ऐसा पास करते हो ब्रोमीन वाटर से, तो ये इथीन ब्रोमीन वाटर में से ब्रोमीन को निकाल निकाल के अपने में लगा ले रहा है। तो ध्यान से चेक करो, ब्रोमीन निकल निकल के इसमें लग जा रहा है, जिससे कि ब्रोमीन धीरे धीरे यहां से खत्म होने लगेगा। कहां से, ब्रोमीन वाटर में। ब्रोमीन वाटर में 2 चीजें हैं, क्या, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल। तो ब्रोमीन तो निकल निकल के रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ, इथीन के साथ। तो बच्चों थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ब्रोमीन का कलर कैसा हो जाएगा बताइए, ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस, यानी कि ये हो जाएगा डीकलराइज। इसका रेड ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, पहले धीरे धीरे फेड होगा, उसके बाद, अरे भाई स्पेलिंग अगर देख लेना यार, ठीक है, डीकलराइज हो जाएगा उसके बाद। ओके बच्चों, यहाँ स्पेलिंग लिखी हुई ठीक से, डीकलराइज हो जाएगा, करेक्ट बच्चों। ओके, तो ये चीजें समझ गए, इसी को हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन दिखाता है, तो जवाब है एल्कीन हो और चाहे क्या हो आपके, बताइए, एल्काइंस हो, करेक्ट। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन वाटर टेस्ट दिखाते हैं, सैचुरेटेड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले नहीं दिखाते हैं। तो वही चीज हमने आपको क्लास में पढ़ाई थी, एक बार फिर से बता रहा हूं, सुन लो। वेजिटेबल ऑयल और बटर में कैसे डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, याद है, वेजिटेबल ऑयल और बटर हमने आपको दे दिया, तो कैसे बताओगे कि ये वेजिटेबल ऑयल है या बटर है। तो जवाब है ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देगा, वेजिटेबल ऑयल ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा और बटर नहीं देगा, समझ गए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल क्या होता है आपका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और बटर क्या होता है, सैचुरेटेड। ये होता है आपका क्या, अनसैचुरेटेड, और ये होता है आपका सैचुरेटेड, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, कह रहा व्हाई इज प्योर एथेनोइक एसिड कॉल्ड ग्लेशियल और एथेनोइक एसिड। Why is pure ethanoic acid called glacial ethanoic acid और glacial acetic acid। तो जो प्योर एथेनोइक एसिड होता है बच्चों, ये एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, याद करिए, ठीक है ना। तो प्योर एथेनोइक एसिड यानी कि जो CH3COOH होता है, ठीक है बच्चों, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 17 डिग्री सेल्सियस, याद है। हाँ, तो इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिसको नहीं याद है याद कर लेंगे। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ध्यान से बच्चों सुनिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना होता है बच्चों, फ्रीजिंग मतलब इसका वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वही इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाँ दोनों सेम ही होते हैं, ठीक। तो आप इतने ही टेम्परेचर पे मेल्ट भी करने लगता है, इतने ही पे फ्रीज, अभी हमें फ्रीज से मतलब है, ठीक है। तो ये बर्फ जैसा सफेद जम जाता है, कितने टेम्परेचर पे, 17 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, इस टेम्परेचर को ऑप्शन में एग्जाम में आपको बच्चों केल्विन में भी दे सकता है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अभी मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले आप ये समझो कि एग्जाम में आ क्या सकता है क्वेश्चन। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एथेनोइक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे डिग्री सेल्सियस में बहुत सारे, जैसे कि उसने सवाल दे दिया एग्जाम में
नीचे ऑप्शन में दिया है बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस। तो आपको किस पे लगाना है? 17 डिग्री सेल्सियस। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये हो जाएगा, आपको टेम्परेचर नीचे केल्विन में दे देगा बच्चों, बहुत सारे टेम्परेचर केल्विन में देगा, तो आप इसको केल्विन में चेंज करना सीख लीजिए। तो केल्विन में कैसे चेंज करते हैं बच्चे इसको? जब भी डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे? एक नंबर ऐड करेंगे 273। ठीक है, तो आंसर किस में आ जाएगा? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ऐड कर लीजिए और आंसर देख लीजिए कितना आएगा। कितना आ जाएगा भाई? चेक कर लो। 7 3 10 है ना, एक जाएगा यहां पर, कितना हो जाएगा? 7 1 8 1 9, 290 केल्विन। सही है, तो 290 केल्विन अगर ऑप्शन में दिया है तो वो भी टिक कर देंगे, और 17 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही आंसर सही है। सुन लिया, डिग्री सेल्सियस में पूछा तो 17 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में पूछा है तो 273 केल्विन। अच्छा, तो बहरहाल अब यहां पर वापस आओ। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों। मान लो कि मेरे रूम का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, जहां अभी मैं हूं, या 27 डिग्री सेल्सियस। ये लीजिए, अभी मैं रूम में बैठा हूं, ठीक, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस पे तो एथेनोइक एसिड कैसा होगा? लिक्विड होगा। ध्यान से चेक कर लेना, देखो 27 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? ये CH3COOH क्या होगा बच्चों? आपका लिक्विड होगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी कम हो गया, 10 डिग्री और कम अगर हो जाए, 10 डिग्री और कम हो जाए, तो आप पहुंच जाओगे 17 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो जैसा कि आजकल टेम्परेचर चल रहा है फरवरी के महीने में, ठीक है, तो 17 डिग्री सेल्सियस पे ही ये क्या हो जाएगा? CH3COOH, और ये बन गया आपका सॉलिड, ये फ्रीज हो जाएगा। अब एथेनोइक एसिड क्या हो गया? फ्रीज। और फ्रीज हो जाने के बाद ये बर्फ जैसा बहुत सुंदर सा दिखता है, ठीक है ना, एकदम चमकता हुआ व्हाइट कलर का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये ग्लेशियल जैसा दिखता है, ग्लेशियल्स जैसा, वो ग्लेशियर्स जैसा दिखता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एथेनोइक एसिड। ओके, अब पढ़ लीजिए, कह रहा व्हेन प्योर एथेनोइक एसिड इज कूल्ड इट फ्रीजेस। तो सुनो ध्यान से, यहां पर बहुत अच्छा आंसर नहीं लिखा है, आप बस इतना लिखिएगा, व्हेन प्योर एथेनोइक एसिड इज कूल्ड। बच्चों सुनो, टेम्परेचर मेंशन कर देना, नहीं मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। When pure ethanoic acid is cooled just below the room temperature, just below the room temperature, रूम टेम्परेचर के जस्ट बिलो जब आप इसको कूल करते हो, एंड टेकन अप टू 17 डिग्री सेल्सियस, जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे कूल करना शुरू करते हैं और 17 डिग्री सेल्सियस तक कूल करते हैं, देन इट फ्रीजेस टू फॉर्म अ कलरलेस आइस लाइक लिक्विड। ओके, तब ये कलरलेस आइस लाइक लिक्विड जैसा बन जाता है। दिस प्योर एथेनोइक एसिड इज कॉल्ड अच्छा, अब देखो यहां आइस लाइक लिक्विड क्यों लिखा हुआ है बच्चों? ठीक है, इसको जो है आप एक बार एक काम करिए, अभी लगे हाथ आप यहां पर आ जाओ जरा। आइस लाइक लिक्विड नहीं होना चाहिए, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे, आ जाओ जरा एनसीईआरटी फटाफट देख लेते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि अब देखो आइस लाइक लिक्विड उसने लिख दिया, कंफ्यूजन मत वालो भाई, सुनो, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट है, और वही जैसे आप देखते हैं ना 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ भी रहता है, पानी भी रहता है, इसलिए उसने लिक्विड लिख दिया तो कोई गलत नहीं कर दिया, उसी टेम्परेचर पे वो फ्रीज भी करने लगता है। ठीक है ना, मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आ जाइए एनसीईआरटी में, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, आ जाओ जरा एनसीईआरटी में, ये देखो वही उसका मेल्टिंग पॉइंट है, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। आ जाओ भाई, कहाँ गई एनसीईआरटी, डाउट क्लियर कर देते हैं। आ जाओ, एसिटिक एसिड कहाँ गया तुम्हारा? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, ये देखो बच्चों क्या लिखा है, 290 केल्विन पे, हेंस इट्स ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर कोल्ड क्लाइमेट्स। ओके, ठंडियों के मौसम में 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते ही ये क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। ओके, दिस गिव्स राइज टू नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आप बस इतना लिख देना, इस पे ये व्हाइट कलर का आइस जैसा, आप लिक्विड लिख दो चाहे सॉलिड लिख दो, बात क्या है सेम, क्योंकि उसी टेम्परेचर पे फ्रीज भी करता है, उसी पे मेल्ट भी करता है, यानी कि दोनों का इक्विलिब्रियम होगा, लिक्विड भी होगा सॉलिड भी होगा। अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस यही सब कहानी है। सो दिस प्योर एथेनोइक एसिड इज कॉल्ड एथेनोइक एसिड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आगे बढ़िए।